वेस्ट को रिड्यूस करने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, क्यों हम फूड वेस्ट कम करना चाहते हैं। पैसेज में क्या कहा है, तो हमने देखा कि अगर फूड वेस्ट ज्यादा होएगा तो मीथेन गैस प्रोडक्शन होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा होता है, राइट, और क्लाइमेट चेंज में बढ़ोतरी होती है। तो हमारा मुख्य पर्पस है कि हम अपने क्लाइमेट चेंज की हर चीज को एड्रेस करें, है ना, जो भी हमें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, हम उसको एड्रेस करें। तो उनमें से एक कारण मीथेन गैस का प्रोडक्शन भी है, तो उसको कम करना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, टू प्रमोट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करें, उनका बढ़ावा दें। तो ये गलत है, इससे तो कोई पर्पस नहीं है फूड वेस्टेज को कम करने का। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी होगी तो वो उनका प्रोसेस्ड फूड जो है वो भी वेस्ट होएगा ही होएगा, ठीक है। टू रिड्यूस मीथेन गैस प्रोडक्शन एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फूड सप्लाई चेन, की फूड सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। तो बढ़ाना, हाँ ठीक है, हम बढ़ाना चाहते हैं फूड सप्लाई चेन की एफिशिएंसी, बट वो उससे इसके रिडक्शन में कोई कारण नहीं है कि हाँ आप फूड वेस्टेज कम करो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है टू रिड्यूस वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन, कि इरिगेशन के लिए वाटर, टू सेव वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो फूड वेस्ट का वाटर रिसोर्सेज के सेवेज से कोई सेव करने से कोई लिंक नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फूड लॉस एंड वेस्ट, कि फूड लॉस और वेस्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं हम, food losses and waste contribute 8 to 10% of the world's greenhouse gas emission। ये हमने पढ़ा था कितना परसेंटेज उसको ग्रीन हाउस की बढ़ोतरी होती है मीथेन गैस की प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। 1 out of every 4 malnourished individuals across the globe is from India। बोल रहे हैं कि हर 4 में से जो एक बच्चा है, माल नरिश्ड बच्चा है या व्यक्ति है, वो पूरी दुनिया भर में 4 में से अगर एक व्यक्ति जो माल नरिश्ड है वो इंडिया से है, ठीक है। अगर आप डेटा कलेक्ट करें तो 4 व्यक्तियों का अगर डेटा है कि 4 व्यक्ति माल नरिश्ड है, तो उनमें से एक जरूर इंडिया से ही होगा, ये डेटा है, तो ये बिल्कुल सही डेटा है, ठीक है। The PM Kisan Sampada Yojana was launched in 2023 to reduce food loss and waste। ऑप्शन सी की कह रहे हैं पीएम किसान संपदा योजना जो है वो 2023 में लॉन्च की गई थी फूड लॉस और वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि गलत है, ठीक है। इन इंडिया inadequate storage and cold chain facilities are among the primary reasons for food loss। हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो स्टोरेज का है कि अनाज भंडारण जो है वो प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट है, यानी कि जितने होने चाहिए उतने नहीं है, और जो है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। कितने दफा हम न्यूज में सुनते हैं कि इस गोडाउन में, फलाने गोडाउन में माल रखा हुआ सड़ गया, बारिश की वजह से भीग गया, खराब हो गया अनाज सारा, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड चेन फैसिलिटीज जो है वो अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब देखो भाई, हमने देखा कि उन्होंने सारा डेटा बताया कि कितना ग्रीन हाउस इमिट हो रहा है गैस, ठीक है, कितना फूड वेस्ट हो रहा है, कहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर एक चीज उन्होंने बताई। तो वो एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो भी उनको डेटा पता है उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया, इन्फॉर्मेशन दिया आपको, ठीक है। तो क्या ये पैसेज क्रिटिकल है? जी नहीं। ये पैसेज इंफॉर्मेटिव है? बिल्कुल, ये पैसेज बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, भाई मेन थीम अपने पैसेज का यही है कि आपको वेस्ट, जो फूड वेस्टेज है उसको कम करना है ताकि अपने प्लैनेट को बचाया जा सके, ठीक है। हमारा जो 2023 का जो अर्थ डे था, वर्ल्ड अर्थ डे था, उसका मेन टारगेट यही था, इन्वेस्ट टू सेव आवर प्लैनेट, राइट। तो इन्वेस्ट, हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा यही हो सकता है कि हम फूड वेस्टेज ही ना करें। जरूरी थोड़ी है कि पैसा लगाकर ही इन्वेस्टमेंट दिखाया जा सकता है। आप किसी चीज के ऊपर खर्च ही, व्यय ही ना कीजिए, वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे, की वर्ल्ड अर्थ डे की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देखो, अगर जो भी उस दिन फैसले लिए जाए, जो भी उस दिन प्लानिंग की जाए, अगर उनके ऊपर साल भर कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो इस डे की इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, ठीक है। सिर्फ एक दिन आप सेलिब्रेट कर लेंगे, जी हाँ पेड़ पौधे बनकर आगे बच्चे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
आपने जो संकल्प लिए हैं उनको आप ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उससे ही इस वर्ल्ड अर्थ डे की इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है वो कामयाब होगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, के क्लाइमेट चेंज के क्या क्या प्रभाव है, तो इसमें हमने क्लाइमेट चेंज के प्रभाव नहीं पढ़े हैं, बट क्लाइमेट चेंज की एक वजह के ऊपर हमने चर्चा की है। द नीड टू रिड्यूस फूड वेस्ट टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, कि फूड वेस्ट को रिड्यूस करने की कितनी जरूरत है अगर हमें अपना प्लैनेट को बचाना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The government's efforts to improve the food processing industry, कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के क्या क्या एफर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अब मुख्य थीम नहीं है पैसेज की। What is the synonym of curtailing? अब देखो, curtailing का मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। तो एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, रिड्यूस मतलब कम करना, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, और प्रमोट करना मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपैंड, इग्नोर और प्रमोट तो नहीं हो सकते। ऑप्शन बी रिड्यूस, रिड्यूसिंग इज करेक्ट। Which of the following words is antonym for mitigate? mitigate का मैंने आपको मतलब बताया था, किसी चीज को कम करना, ठीक है, उसके प्रभाव को कम करना, मिटिगेट करना। ठीक है, तो इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज के प्रभाव को ज्यादा तीव्र करना, ठीक है, गूढ़ करना, गहरा करना। ठीक है, तो मिटिगेट का एंटोनिम तो इंटेंसिफाई हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the synonym for inadequate? Inadequate का मतलब होता है कि कोई चीज जो है गैर काफी है, यानी कि ना काफी है। ठीक है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है, यानी कि insufficient इसका synonym हो जाएगा। तो sufficient, sufficient मतलब काफी मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी है। Unsuitable यानी कि कोई चीज है वो आपके लिए अनसूटेबल है, यानी कि आपके लायक नहीं है, आपके टेस्ट अनुसार नहीं है, आपके लाइफस्टाइल अनुसार नहीं है, यानी कि अनसुटेबल है। तो अनसुटेबल इनएडिक्वेट का रेलेवेंट नहीं है। इनसफिशिएंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनिम फॉर ओवरहॉल? अब ओवरहॉल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को दोबारा से तैयार कर रहे हैं, दोबारा से रिकंडीशन कर रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं। ठीक है, कोई घर है, आपने उसको रिवैम्प करा, ओवरहॉल करा, यानी कि रेनोवेट करा एक तरह से। ठीक है, तो ये सारे दोबारा से करने वाली जो चीजें हो गई वो क्या हो गए, ओवरहॉल के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या होगा कि जो पहले था उसी को हमने बरकरार रखा है। ठीक है, नया कुछ नहीं किया है, दोबारा कुछ नहीं किया। सो ऑप्शन ए मेंटेन मतलब किसी चीज को बरकरार रखा हुआ है। अपग्रेड मतलब कोई चीज पहले से थी उसको और हमने अप करा है, तो ये ओवरहॉल का एक तरह से सिनोनिम हो गया। रिवैम्प ओवरहॉल का सिनोनिम है, रेनोवेट भी ओवरहॉल का सिनोनिम है, तो ऑप्शन ए मेंटेन इज करेक्ट। Which of the following idiomatic expressions best captures the essence of the invest in our planet theme for World Earth Day 2023 as discussed in editorial? देखो, एडिटोरियल में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। हमने ये चीज डिस्कस करी कि अगर हमें अपने प्लैनेट को बचाना है तो हमें ये स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर हमें अपने प्लैनेट को बचाना है तो हमें फूड वेस्टेज जो है वो कम करना चाहिए। ठीक है, जिससे मीथेन गैस की प्रोडक्शन कम होगी, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे दिया है इडियम, वो दिया है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि समय से पहले ही अगर हम किसी चीज की प्रिवेंशन कर ले तो समय पर जब वो चीज एकदम खराब स्थिति में पहुंच जाएगी तब से हम बच सकते हैं। राइट, यानी कि कुछ बड़ी परेशानी होने से पहले ही उसका इलाज किया जाए। आपको हल्की सी जुकाम लगी है, पता है 2 दिन में बुखार चढ़ जाएगा, आपने पहले ही मेडिसिन लेके उसको प्रोटेक्ट कर लिया। दैट मीन्स अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि जो आपके बाद में 9 घंटे लगने थे वो आपने बचा लिए पहले ही दिन में। उसको जो भी बटन खराब हुआ है उसको आपने ठीक कर लिया। सो यहाँ पे हमारे प्लैनेट की जो दुर्गति होने वाली है उसको अगर हम अभी बचा लेंगे तो हमें बाद में आने वाले हालातों को फेस नहीं करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब रोज का एक सेब खाइए, डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब आपकी नजर से दूर है तो आपके दिमाग से भी दूर है, वैसा भी कोई चीज नहीं है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब है कि सारा का सारा रिस्क जो है किसी एक ही वेंचर के ऊपर नहीं लगाना है। सपोज करो कि आप कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपका कोई एक बिजनेस है, सपोज करो आपकी शू शॉप है,
तो आप अपना सारा पैसा उस शू शॉप के ऊपर नहीं लगाएंगे, राइट? बिकॉज आपको नहीं पता है कितना आगे आपको मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या नहीं मिलेगा। तो कोई भी बिजनेसमैन है वो समझदारी इस चीज में नहीं दिखाता कि सारा पैसा एक जगह पे, सारी इन्वेस्टमेंट अपनी एक जगह पे लगा दे, ठीक है? तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई तो सारे एग्स टूट जाएंगे। At a dash virtual meeting of quadrilateral security dialogue और quad, कोई वर्चुअल मीटिंग हुई, किस तरीके की वर्चुअल मीटिंग हुई उसकी क्वालिटी बतानी है, यानी कि यहाँ पे आएगा कोई एडजेक्टिव, ठीक है? तो जो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई वर्चुअल, उसमें बताया गया किसकी हुई, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये मीटिंग का नाम था। और 4 देशों की, क्वाड्री मतलब 4 देशों के बीच की मीटिंग थी। इनमें कौन कौन भागीदार थे, इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। लीडर्स डिस्कस्ड द क्राइसिस ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब इसमें किस बारे में चर्चा की गई, जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अतिक्रमण किया है उनकी सरहदों के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा की, along with more traditional topics of interest of for the dialogue। और जो पहले से चले आ रहे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो उनके ट्रेडिशनल टॉपिक है कि हर बार मीटिंग होती है तो इस बारे में तो चर्चा होती ही होती है, ठीक है? वो जो उनके ऊपर पॉइंट्स है उनके ऊपर चर्चा की गई, जिनमें की इंक्लूडिंग टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी कंट्रीज हैं जो इस विचारधारा से सहमत रखती हैं, जो इनकी इंडो पैसिफिक की विचारधारा है इसको जो सहमत रखती हैं उनको बोला जाता है इंडो पैसिफिक, ठीक है? तो उनकी सिक्योरिटी मतलब टेरिटोरियल यानी कि उनके देश का जो सर्कमफ्रेंस है या फिर जो भी उनका बाउंड्रीज है उनकी, और जो उनके मैरीटाइम यानी कि जो भी उनके नदी नाले सॉरी दरिया समुद्र जो उनके साथ लगते हैं सीमाएं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई, ठीक है? इन द जॉइंट स्टेटमेंट issued after the summit, the 4 nations reaffirmed their commitment to a free and open Indo-Pacific। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट हुई बाद में, उसमें जो चारों नेशंस हैं उन्होंने दोबारा से इस बात को कंफर्म करा, दोबारा से इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारा जो कमिटमेंट है वो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की तरफ है, ठीक है? यानी कि आप लोग अपनी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए फ्री है, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो ओपन टू ट्रेड है, हम किसी के ऊपर भी किसी तरीके का भी सैंक्शन नहीं लगा रहे, ठीक है? तो in which sovereignty and territorial integrity of all states is respected and countries are free from military, economic and political coercion। यानी कि किसी के ऊपर भी मिलिट्री के तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि आप अपनी सरहद हमारे ऊपर लाइए, हमारे साथ मिलाइए, या फिर आप हमारी बात मानिए वर्ल्ड लेवल पे, ऐसा नहीं किया जाएगा। The latest Quad meeting was in part likely motivated by the concern of the US। अब जो लेटेस्ट मीटिंग हुई वो किस विचार से मोटिवेटेड थी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है उनका एक मत था कि जब सभी देश जो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो नीति है कि यूक्रेन के ऊपर उन्होंने वॉर घोषित कर दिया, वॉर किया, उनकी धरती को इतना तबाही मचा दी वहां पे, ठीक है? इतने उनकी चीजें तोड़फोड़ हो गई। तो इस चीज को जब पूरी दुनिया ने निंदा करी, कंडेम करा कि गलत है, तब इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है? इंडिया ने किसी भी तरीके से उनकी निंदा करने से, उनका असहयोग जताने से मना कर दिया, ठीक है, कि हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे या हम इसमें ये स्टैंड नहीं लेंगे, उन्हें ये कहा। तो सबसे ज्यादा मुख्य चर्चा का विषय ये भी रहा कि आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज 4 ही देश हैं मीटिंग में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और बाकी तीनों देशों ने उसके अगेंस्ट में बोल दिया, लेकिन इंडिया ने कोई फैसला नहीं लिया। तो अब तीनों देश इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बोला, आपको भी बोलना चाहिए था, ठीक है? तो ये उनका कहना है। They have not only condemned Russia's aggression but have also dashed Kremlin elites and organizations linked to them। अब Kremlin elites जो है ये शब्द है, शब्दावली है जो कि दी गई है जो रशियन सरकार है, ठीक है? रशियन जो सेनेट है, जो भी संसद है, उसमें जो भी सांसद है उनको, ठीक है? और ये उन लोगों को भी टर्म दी गई है
जो इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं, हालांकि वो सरकार में नहीं है, मान लो कि ऑपोजिशन में है, बट स्टिल वो इतना दबदबा रखते हैं कि वो अपनी जनता को एक तरफ कर सकते हैं, मतलब उनका नजरिया चेंज कर सकते हैं। ऐसे जो भी पॉलिटिकल या गैर पॉलिटिकल पावर्स हैं, उनको बोला जाता है क्रेमलिन एलाइट्स, ठीक है। और वैसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, उनको क्रिपल करने में सहयोग करी थी। क्रिपल करना मतलब कि हैंडीकैप करना, कि हमने सैंक्शंस लगाए थे लेकिन हमारे सैंक्शंस कारगर नहीं हुए क्योंकि आपने सहयोग नहीं दिया या आपने रशिया का साथ देते रहे। जैसा कि इंडिया के बारे में कहा जाता है कि जब यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शन, यूएस और अदर ईस्ट ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो क्या बोलते हैं, इंडिया ने जैसे ऑयल अपना उनसे लेना जब बरकरार रखा, तो उससे क्या हुआ, रूपी रूबल में ट्रांजैक्शन इजी रही और जो रशिया की अर्थव्यवस्था है वो चलती रही, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उनके सैंक्शंस का रशिया के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ पाया, राइट। तो वो क्या कर दिया इंडिया ने, इनडायरेक्टली इंडिया ने उनके सैंक्शंस को क्रिपल कर दिया, ठीक है, यानी कि कमजोर कर दिया। India, contrarily, has abstained from 3 UN resolutions condemning Russia. तो इंडिया ने क्या किया है, रशिया के ऊपर यूएस ने लगा दिया था सैंक्शन, लेकिन इंडिया ने तीनों के तीनों जो यूएन रेजोल्यूशंस किए गए जिनमें रशिया को कंडेम किया गया, उनसे इंडिया ने अपने आप को दूर रखा, ठीक है, एब्सटेन किया, दूर रखा, बचा के रखा, ठीक है। There is also a dash difference on the Russia-Ukraine issues in terms of individual readouts. अब और दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे जो एक एडजेक्टिव की जरूरत है, किस तरीके का डिफरेंस है, डिफरेंस तो है बट किस तरीके का डिफरेंस है, ठीक है। वैचारिक डिफरेंस है, मतलब विचारों का डिफरेंस है, या फिर व्यवहारिक डिफरेंस है, या फिर किस तरीके का डिफरेंस है, तो वो आपका एडजेक्टिव बताएगा यहाँ पे, ओके। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रीडआउट्स फॉर क्वाड ऑफ द क्वाड मेंबर्स, यानी कि क्वाड मेंबर्स के हर एक क्वाड मेंबर का जो रशिया यूक्रेन के ऊपर विचार है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई कहता है ठीक है, गलत किया, कोई कहता है गलत किया, बिल्कुल भी सही नहीं था, मतलब सबका अलग अलग विचार है। while the US, Australia and Japan directly called आउट रशियाज अटेम्प्ट, हमें पता है कॉल आउट करना मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी को कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो उनने रशिया को कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज करा, क्यों, क्योंकि उनका अटेम्प्ट जो था कि वो अपनी एक तरफा फौज से उन्होंने चैलेंज कर दिया, ठीक है, किसको, स्टेटस क्यू इन यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया, एंड वॉर नॉट टू लेट सच एक्शंस अकर एनीवेयर इन द इंडो पैसिफिक। और फिर इन लोगों ने क्या किया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने, इन्होंने कसम खाई कि ऐसी कोई भी घटना इंडो पैसिफिक में किसी भी और देश में नहीं होने देंगे। इंडियाज रीड आउट ओनली रेफरेंस्ड यूक्रेन इन पासिंग, और इंडिया का जो रीड आउट था उसने यूक्रेन को सिर्फ एक बस एक नजर भर में ना बोल दिया कि हाँ ठीक है यूक्रेन के साथ गलत हुआ, या फिर यूक्रेन के हम सहयोग में है, गलत हुआ भी नहीं यूज की, यूक्रेन के हम सहयोग में, बस। उन्हें ज्यादा इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दी कि रशिया ने गलत करा, यूक्रेन को ऐसा, यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं किया। उन्हें कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हम उनकी जो भी दशा हुई है उसको समझते हैं, ठीक है। सिंपल रीड आउट में जस्ट यूक्रेन का रेफरेंस भर दिया गया in context of establishing a new humanitarian assistance and disaster relief mechanism for this cause। और ये कहा कि जो इस तरीके की घटना हुई है यूक्रेन के साथ में, जो ये घटना हुई है, उसके लिए नए हम लोग को मानवाधिकार वाले कुछ वहाँ पे लोग भेजने पड़ेंगे, या फिर वहाँ पे कुछ नया रिलीफ मैकेनिज्म बनाना चाहिए उनके लिए, बस इतना सा उन्होंने रेफरेंस दिया। इससे ज्यादा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया की निंदा करते हैं या रशिया ने बहुत गलत किया, ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो रीड आउट्स में डिफरेंस था। अब देखो, एट अ वर्चुअल मीटिंग, अब वर्चुअल मीटिंग हुई, अगर ये सिंपल होता है एट अ वर्चुअल मीटिंग, यानी कि कोई वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन कुछ किसी प्रकार की हुई है, यानी कि इस वर्चुअल मीटिंग को भी आगे कुछ डिफाइन कर रहा है, तो कोई एडजेक्टिव आएगा। अब देखते हैं, स्नैप, स्नैप का मतलब होता है, स्नैप एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है सडन, इंस्टेंट, ठीक है। इसके बाद है पैराडिम, पैराडिम मतलब होता है कि एक ये नाउन है और इसका मतलब होता है कोई मॉडल, किसी तरीके का पैटर्न, ठीक है। अनवायबल, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब आप देखो, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ओके।
अनवायबल का मतलब होता है कि आप किसी कोई यूजलेस सी चीज है, कोई इम्प्रैक्टिकेबल चीज है, ठीक है। और एरेना मतलब होता है कोई एरिया, ठीक है। और ये भी क्या है, एक नाउन है। अब आप देखो, हमें यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव जो वर्चुअल मीटिंग की विशेषता बता रहा हो। तो पैराडिम और एरेना ये दोनों तो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, स्नैप और अनवायबल। तो अनवायबल होता है यूजलेस। तो क्या ये मीटिंग यूजलेस थी? यूजलेस तो नहीं थी। स्नैप सडन जरूर थी ये मीटिंग, ठीक है। सो ऑप्शन ए स्नैप इज करेक्ट। The latest Quad meeting was in part likely motivated by the concern of the US, Australia and Japan that India in not। अब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने ओपनली या किसी भी तरीके से उनको कंडेम नहीं करा, ठीक है। अब कंडेम क्या है, निंदा कर रहे हैं किसी की। अब किस तरीके की निंदा कर रहे हैं आप? शाब्दिक निंदा कर रहे हैं आप, घोर निंदा कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज बिल्कुल एकदम डीप तरीके, इंटेंस कंडेम किया है आपने। तो किस तरीके की, यानी कि ये भी एक एडजेक्टिव यहाँ पे सॉरी, कंडेम जो है निंदा करना, तो यहाँ पे इसका आएगा एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव का एडवर्ब आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। एलाय, एलाय मतलब होता है आपके सहयोगी, आपके दोस्त, ठीक है। तो ये तो एक नाउन है, ओके। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी भी एक नाउन है, यानी कि आप जो है वो सेफ नहीं है, आप इनस्टेबल है, ठीक है, अनसर्टेन है। एक्सप्लिसिटली, यानी कि एक्सप्लिसिटली यानी कि ओपनली, आपने खुले तौर पे उनको कंडेम नहीं किया, ठीक है। एक्सप्लिसिटली, ओपनली। और ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब होता है कोई भी क्लैमिटी, कोई भी दुर्घटना, ठीक है। तो ट्रेजेडी एक नाउन है। अब देखो, हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, क्योंकि वो कंडेम किस तरीके का निंदा है उसकी क्वालिटी बता रहा था, ठीक है। निंदा किस तरीके की जाए, तो हमें नाउन तो कोई भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये सारे नाउन तो हो गए रिमूव, सॉरी, इनसिक्योरिटी। और ऑप्शन सी एक्सप्लिसिटली इज द करेक्ट आंसर। They have not only condemned Russia's aggression but have also dashed Kremlin elites। अब यहाँ पे फिर जो है एक वर्ब आएगा कि उनने क्रेमलिन एलाइट्स को क्या किया, ठीक है। कुछ किया उनने क्रेमलिन एलाइट्स को, ठीक है। लेकिन क्या किया उन्होंने क्रेमलिन एलाइट्स को? तो सबसे पहला ऑप्शन है स्लैब्ड। स्लैब्ड मतलब होता है कि आपने किसी के ऊपर कुछ चीज लागू कर दी, है ना। यानी कि आप सपोज करो कि आप स्कूल में लेट आए, देन प्रिंसिपल स्लैप्ड यू विद द फाइन ऑफ 50 रुपीज, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ने आपके ऊपर 50 रुपीज का फाइन इम्पोज कर दिया, लगा दिया, ठीक है। तो स्लैब मतलब इम्पोज करना, लगाना, ठीक है। और ये क्या है, ये एक वर्ब है। डिप, डिप मतलब गिरावट, ये भी एक वर्ब है। हमें वर्ब ही चाहिए वैसे यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शन वैलिड है। अब गिरावट। रीप, रीप मतलब किसी चीज को हार्वेस्ट करना, हम फसल को रीप करते हैं ना, हार्वेस्ट करना, और ये भी एक वर्ब है। और सेटल्ड मतलब स्टेबल हो जाना, कहीं पे किसी जगह पे जाके स्टेबलाइज हो जाना, ठीक है। और ये क्या है, स्टेबलाइज, और ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया होगा, क्रिमिनलाइट्स को स्लैप किया गया होगा टू देम विद क्रिपलिंग सैंक्शंस। तो उन्हें क्रिपलिंग सैंक्शंस किए, तो इसलिए उनको क्या किया गया, स्लैप किया गया, यानी कि उनके ऊपर फाइन लगाया गया, इम्पोज किया गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। There is also a dash difference on Russia Ukraine issue। अब रशिया यूक्रेन इशू पे कैसा डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है। अब किस तरीके का डिफरेंस है, उसकी क्वालिटी बता रहे डिफरेंस की, यानी कि एडजेक्टिव आएगा कोई, ठीक है। अब देखते हैं प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब कि जो हम पहले से ही बता सकते थे, जिसका हमें अंदाजा था, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। और प्रेडिक्टेबल क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। हुबल, हुबल मतलब होता है कि आप किसी चीज को रुकावट दे रहे हैं, कोई रुकावट है, ठीक है, कोई हिंड्रेंस है। तो ये क्या है, हुबल एक वर्ब है। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि आप
कोई चीज है जो अच्छी मात्रा में कि आपको दिखाई दे रही है वो मात्रा, ठीक है, यानी कि सब्सटैंशियल या सिग्निफिकेंट जिसको बोलते हैं, सब्सटैंशियल या सिग्निफिकेंट। तो जो डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है रशिया यूक्रेन में, ठीक है, कॉर्ड के सभी के मतलब दिखने वाला डिफरेंस है कि इंडिया ने बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया, इंडिया ने सिर्फ यूक्रेन का सिर्फ जिक्र भर किया और बाकी देशों ने जो बढ़ चढ़ के उनके बारे में बोला, ठीक है, तो मतलब दिख रहा था, विजिबल था। ओके, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब कि आप किसी बड़ी कठिनाई से, बट स्टिल आपको कुछ काम करने में कठिनाई हो रही है, बट स्टिल आपने एक्सपेक्टेड से जल्दी कर लिया, तेजी से कर लिया वो चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल। और ये क्या है, ये एक वर्ब है, हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो हुबल और स्क्रैम्बल तो आप एलिमिनेट कर दो। अब प्रिडिक्टेबल, जो डिफरेंस है, क्या वो प्रिडिक्टेबल था, प्रिडिक्टेबल नहीं था, कंसिडरेबल था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 15. While the US, Australia and Japan directly called dash Russia's attempt to unilaterally force changes to the status quo in Ukraine, यानी कि रशिया ने जो यूक्रेन की गतिविधियों को, यानी यूक्रेन के जो भी मसले, बाउंड्री लोकेशंस थी, उनको चेंज करने की जो कोशिश की है, ठीक है, उसको रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कंडेम्ड करा। कॉल आउट करना मतलब निंदा करना, उसके लिए क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो कॉल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉल्ड आउट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आउट, जिसका मतलब होता है आप किसी को किसी काम के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो रशिया को क्रिटिसाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब रीअरेंज करना है। इट डज साउंड लवली एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, यानी कि अच्छा तो सुनाई तो अच्छा दे रहा है, लेकिन एक इसमें परेशानी है। क्या परेशानी है? एज अ राइटर पीपल ऑफन टेल मी यू शुड गो टू द हिल्स एंड राइट, यानी कि एक राइटर होने के नाते लोग हमेशा अक्सर मुझे कहा करते हैं कि आपको पहाड़ी इलाकों में, सुंदर सुंदर वादियों में जाके लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है कि आप एक राइटर हैं और आपको ये इस तरीके की जो कहानी लोगों से प्रेरणा मिल रही है कि आप हिल्स पे जाइए, ठीक है। There is this romanticized notion of writing out of cozy cottages and pretty hill stations. अब देखो, ये इसके बारे में हम काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं कि उनका पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं राइटर्स लिखने के लिए, एकांत में सुंदर सा कॉटेज होता है, एकांत सा कॉटेज होता है, वहाँ से बड़ा सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है, यानी कि एक विचारधारा बन चुकी है कि वहाँ पे जाके लिखना ना, मतलब आप कुछ अच्छा लिख कर आएंगे, आप बहुत प्यारा सा कुछ लिख कर आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा आपको आइडियाज़ आएंगे वहाँ पे, रोमांटिक आइडियाज़ आएंगे राइटिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक विचारधारा बन गई है कि आपको कोजी सा कॉटेज हो, वहाँ पे सुंदर सा हिल स्टेशन हो और वहाँ से आप बड़ा अच्छा रोमांटिक सा नॉवल लिख रहे हो, या फिर वादियों में जाएंगे तो ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और आपके बाल ऐसे लहराएंगे, ये रोमांटिक सा नोशन बना हुआ है पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एज अ राइटर मुझे पहाड़ियों पे जाने के लिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ के लिए एक रोमांटिसाइज नोशन बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड, देयर आर नो प्रिटी हिल स्टेशंस इन इंडिया एनी मोर, तो बोल रहे हैं कि रोमांटिसाइज नोशन बना हो उसके बारे में, हालांकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ के एक ही कमी है कि अब हिंदुस्तान में इतने सुंदर हिल स्टेशंस नहीं बचे हैं, ये उनका कहना है, जो कि थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस है अभी भी हिंदुस्तान में, तो ऐसा नहीं है। सो ऑप्शंस आ रहे हैं, हमारे आंसर बन रहा है QRPS, ठीक है, क्यू से कोई स्टार्ट हो रहा है, एक ही स्टार्ट हो रहा है, QRPS, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The political capital of the country has long been known for various forms of monkey businesses. हमारी जो राजधानी है, पॉलिटिकल कैपिटल, देखो एक हमारे पास दो कैपिटल्स हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, जो कि है क्या, मुंबई, और दूसरा है ये पॉलिटिकल कैपिटल, यानी कि जो हमारी देश की असल राजधानी है वो है कैपिटल दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो बड़े लंबे समय से मंकी बिजनेसेस के लिए जानी जाती है। मंकी बिजनेस मतलब कि फ्रॉड वाले बिजनेस, ठीक है, जिसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मंकी बिजनेस। ओके, तो ऐसे बिजनेसेस राजधानी में बहुत होते हैं, किसी का घर ही दिखाने ले गए और वो उनका घर था ही नहीं, कोई बिल्डिंग ऐसे कि ये हमारा घर है और किराया विराया ले लिया, एडवांस ले लिया और भाग गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ओके, तो उसके लिए फेमस है ये। थैंक्स टू इट्स seemingly endless series of scams and scandals, its horse trading and other shenanigans, अब बोल रहे हैं कि
जो इनका एंडलेस सीरीज ऑफ स्कैम्स और स्कैंडल्स चलता आ रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग और अदर शेनानिगन्स, ये भी दोनों जो चीज़ें हैं हॉर्स ट्रेडिंग और अदर शेनानिगन्स, ये दोनों ही मंकी बिजनेसेस के लिए ही टर्म यूज़ करी है कि धोखाधड़ी वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ पे की जाती हैं, उनके लिए, उनकी वजह से कॉमर्स हैज़ बिन गिवन अ न्यू एंड लिटरल ट्विस्ट। जो वहाँ पे कॉमर्स है उसको नया और लिटरल ट्विस्ट मिल गया है नाउ, हाउएवर विद व्हाट माइट बी कॉल्ड शिमियन। शिमियन का मतलब होता है मंकी का रिश्तेदार, मंकी या एप्स का, ठीक है, रिलेटेड कोई चीज़। तो अब मंकी बिजनेस की बात करें तो यानी कि ये शिमियन भी जो है उसी का वर्ड है, मंकी बिजनेस का ही टर्म है, ठीक है, यानी कि ये भी धोखाधड़ी वाले काम है, बस इसको नया टर्म दे दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी हमारी क्यू, क्योंकि उनकी वजह से जो यहाँ पे एंडलेस स्कीमिंग्स और स्कैम्स होते रहे, इसकी वजह से जो हमारी कंट्री की पॉलिटिकल कैपिटल है वो लंबे समय तक मंकी बिजनेसेस का हब रही, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब क्या हुआ है, अब हाउएवर व्हाट माइट बी कॉल्ड शिमियन, ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। कॉमर्स जो है उसको नया नाम दे दिया गया है, और वो और नाम नया दे दिया गया और ट्विस्ट दे दिया गया थोड़ा सा, ठीक है, नया नाम और नया ट्विस्ट दे दिया गया है। सो ये हो गया ऑप्शन 4। तो यहाँ पे बन रहा है स्टेटमेंट QPSR, QPSR, ऑप्शन बी इज करेक्ट। However, it recently made news for being one of the most chaotic airports in the country. अब इसने, हालांकि इसने अभी हाल फिलहाल में दुनिया का, देश का सबसे chaotic यानी कि सबसे उथल पुथल वाला जो है एयरपोर्ट के लिस्ट में अपना नाम शामिल करा है, ठीक है। अब किसने करा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं है, किसी की पहले जिक्र हो चुका है, ठीक है, इट से पता चल रहा है हमें कि किसी चीज़ का पहले जिक्र हो चुका है। सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद पिक्चर्स ऑफ द टर्मोइल दैट अवेटेड यू एट एवरी स्टेप। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लोगों के, वो भरे पड़े थे कि वहाँ पे जो एक के बाद एक परेशानी, हर कदम पे जो परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, उसके लिए उससे सोशल मीडिया अकाउंट्स भरे पड़े थे कि देखो अब हम यहाँ पे पहुँचे, ये फर्स्ट स्टेप है, इस पर इतनी परेशानी, अब सेकंड स्टेप पे इसमें इतनी परेशानी, अब थर्ड स्टेप पे इसमें इतनी परेशानी। तो इन सब चीज़ों से सोशल मीडिया पेजेस भरे पड़े थे, यानी कि ये इससे रिलेटेड है कि वो मोस्ट केओटिक बना कंट्री का, ठीक है। इसके बाद में ये स्टेटमेंट आएगा, इट हैज़ ऑल्सो वन बेस्ट एयरपोर्ट, यहाँ पे आई मिसिंग है, it has also won best airport in central South Asia and the best airport in India by Skytrax multiple times। बोल रहे हैं कि इसने सबसे बेस्ट यानी कि अवार्ड कुछ जीते थे, क्या कौन से अवार्ड जीते थे, बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ सेंट्रल और साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट था ये, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में था ये, ठीक है, इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट था स्काईट्रैक्स, और स्काईट्रैक्स के अनुसार मल्टीपल टाइम्स स्काईट्रैक्स ने इंडिया को बेस्ट एयरपोर्ट इसको घोषित किया है, ओके। In 2015, Delhi Airport was ranked world's best airport by Airport Council International in the 25-40 million passengers per annum category। यानी कि 25 to 40 million passengers per annum वाली कैटेगरी में दिल्ली एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का रैंक मिला था, ठीक है, कब, 2015 में, और किसके द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल। अब ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं और रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने और कौन सा अवार्ड जीता, दिल्ली एयरपोर्ट की ही बात चल रही है आगे कि इन्होंने इसके अलावा सेंट्रल और साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता, ये हमारी होगी सेकेंड स्टेटमेंट। लेकिन, तो ये लेकिन यहाँ पर आ गया, किंतु परंतु, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन अभी रिसेंटली किस वजह से चर्चा में है कि सबसे केओटिक एयरपोर्ट है, और क्यों है केओटिक, सोशल मीडिया पे ऐसे भरे पड़ी पिक्चर्स भरी पड़ी हैं जहाँ पे पता चल रहा है कि कदम कदम पर कितनी परेशानियाँ हैं। ऑप्शन 4 यानी कि SRPQ, एस से 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, तो बी को तो एलिमिनेट कर दो, SR, इन दोनों में SR आ रहा है, P तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, SRPQ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द US S&P 500 इंडेक्स, अब जैसे यहाँ पे इंडिया में निफ्टी, सेंसेक्स ये होते हैं ना, वैसे वहाँ पे S&P 500 इंडेक्स और नेस्डैक है,
ठीक है। तो जो यूएस का S&P 500 इंडेक्स है और नेस्डेक है वो भी आर ऑल्सो इन रेड। रेड मतलब गिरावट। हमने देखा होगा, आप कभी बिजनेस पोर्टल्स देखना, जब वो ग्रीन मतलब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उनका नाम होता है, वो ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब वो नीचे गिरावट में होते हैं तब उनको रेड कलर में रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो मतलब वो भी गिरावट झेल रहे हैं। कितना गिरावट झेल रहे हैं? डाउन 16% एंड 28% रिस्पेक्टिवली। यानी कि S&P जो है 500 वो 16% की गिरावट झेल रहा है और नेस्डेक जो है 28% की गिरावट झेल रहा है। ठीक है। एज द ईयर 2022 एंड्स, जैसे ही 2022 का साल खत्म हुआ, हेयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टैटिक, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिक सामने आया। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस, द MSCI ऑल कंट्री स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज डाउन 17% ऑफ द ईयर। जब ये चीज़ लिखी जा रही है, जब ये बात लिखी जा रही है, उस टाइम पे MSCI ऑल कंट्री स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो 17% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है, साल की 17% की गिरावट के साथ में। ठीक है। ग्लोबल स्टॉक इंडाइसेस आर डाउन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिरावट के साथ ही चल रहे हैं अभी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है अपना 19 में क्यों जो है कि 2022 जैसे ख़त्म हो रहा है तो एक इंटरेस्टिंग स्टैटिक सामने आया। ये फर्स्ट हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। उसके बाद में हमारा हो जाएगा दुनिया भर के जो इंडाइसेस हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो गिरावट के साथ चल रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा थर्ड स्टेटमेंट आर, कि जिस टाइम पे ये चीज़ लिखी जा रही है उस टाइम पे 17% की गिरावट ऑल इंडिया स्टॉक मार्केट इंडेक्स में देखी गई। ठीक है। ऑल कंट्री स्टॉक मार्केट, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। और इसके अलावा जो P है वो बन जाएगा हमारा फोर्थ, यानी कि QSRP। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डू नॉट गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, यानी कि जितनी काम की आपकी वर्क प्रोफाइल है, जितना आपका काम में लिखा हुआ है, मेंशन किया कि आपने ये काम करना है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। Quiet quitting is a term that has captured a lot of working people's imagination lately। यानी कि क्वाइट क्विटिंग एक टर्म है। ठीक है। जैसे कि आप धीरे धीरे किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, तो क्वाइट क्विटिंग एक टर्म है जो कि आज की डेट में ज़्यादातर वर्किंग जो लोग हैं, जो ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, उनके दिमाग में, उनकी इमेजिनेशन में ये हिट कर चुकी है। ठीक है। इसका मकसद क्या हुआ? पुटिंग इन एटलीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड, जिसमें वो लोग कम से कम अमाउंट ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है। कि आपके 9 to 5 या 9 to 6 जॉब है, उस टाइम में आपको 50 कॉल्स करने को बोला गया है, लेकिन कंपनी का ये भी है कि अगर आप 30 to 35 कर लेंगे तो आपका अचीवेबल टारगेट है, मतलब अच्छा है परफॉर्मेंस। तो आप सोचते हैं कि 50 करने की क्या ज़रूरत, 30 to 35 हो जाए, ठीक है, मेरे को अपने दिन का काम निपटाना है। ठीक है। ये आपकी मंशा है, तो आपने इस तरीके से काम कर रहे हैं। या फिर आपको बोला गया कि आप दिन में एक फाइल या 5 फाइलें आपको चेक करके वापस भेजनी है। ठीक है। 5 फाइलों के ऊपर काम करना है, तो आपके 5 फाइलें हो सकता है लंच तक हो चुकी हों या लंच के 1 घंटे बाद तक, बाकी ये 2-3 घंटे आपके पास पड़े हैं, लेकिन आप छठी फाइल नहीं उठाना चाह रहे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे भी तो वही चीज़ करनी है। ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं लगाना चाह रहे। इट मीन्स डूइंग द बेयर मिनिमम एट योर जॉब, यानी कि जो बिल्कुल बेयर ज़रूरत है, बहुत कम से कम जो मिनिमम है हो सकता है, आप वही कर रहे हैं अपनी जॉब में। यानी कि जो कुछ चीज़ें मेंशन्ड है आपने वही कर ली जो डेली बेस पे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, यार मैं ये कर लेता हूँ तो मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्यू से, कि क्वाइट क्विटिंग एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि उसका मतलब क्या है। ठीक है। उसके बाद आ गया कि इसमें क्या किया जाता है कि अपना सब कम से कम एफर्ट लगाया जाता है, और इसका मतलब हो गया कि आप अपनी ड्यूटी से ज़्यादा कुछ मत कीजिए। ओके। फोर्थ, तो 1 2 3 4 QSRP, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की ऑडियो एक्सप्लेनेशन आर्टिकल की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।